हेडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है द्रवों का प्रवाह या फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सरल रेखी प्रवाह या द्रवों का सरल रेखी प्रवाह क्या होता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, धारा रेखी प्रवाह क्या होता है ना, और उसके अलावा बर्नौली का जो नियम है, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है हमारे ऊपर, किस तरीके से अदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वायुमंडलीय दाब के कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में थ्रू आउट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में आप लोग जो वेरी फर्स्ट हेडिंग होगी वो कर दीजिएगा। तो पहली हेडिंग आप लोग कीजिएगा, क्या होता है, आदर्श द्रव। आदर्श द्रव नहीं आ रहा होगा इतना कम तो इंक खत्म हो गई क्या, हमको लग रहा है नया मंगाना पड़ेगा। आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड, हेडिंग कर लीजिए आदर्श द्रव या आइडियल लिक्विड। ठीक, क्या द्रवों में भी आदर्श होने का गुण पाया जाता है? बिल्कुल, हर एक वस्तु में या जितने भी स्टेजेस हैं, आदर्श गैस, आदर्श द्रव ना, आदर्श ठोस, तो इस तरीके से सारे स्टेजेस में हम लोग आदर्श की बात, आइडियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक, तो आदर्श द्रव क्या होते हैं? तो वे द्रव ना, ऐसा कोई भी द्रव जो असंपीडी हो और अश्यान हो। ठीक है, तो किसी भी द्रव में अगर ये दो गुण पाए जाते हैं, एक असंपीडितता, इसे हम लोग बोलते हैं या तो शून्य संपीडितता, मतलब कि उससे संपीडित करने पर, उसके ऊपर दाब अप्लाई करने पर वो संपीडित ना हो। संपीडित होने का मतलब कि उसका घनत्व ना बढ़ जाए या आयतन, घनत्व या आयतन में परिवर्तन ना हो, तो उस द्रव को क्या बोला जाता है? असंपीड्य ना, या शून्य संपीडी द्रव। दूसरा, ठीक है, कि वो द्रव क्या हो, असंपीड्य होने के साथ साथ अश्यान हो। अश्यान होने का क्या मतलब? ठीक है, तो अश्यानता भी एक गुण है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी पढ़ाना है इस चैप्टर में, उसी को पढ़ाना है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि अश्यानता क्या होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सोचो, ध्यान दो कि जब भी बाल्टी में पानी रखा होता है तो उसको हम थोड़ा सा बिलो करते हैं ना, पानी में हाथ डाल के हिला देते हैं उसको, और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है, पानी जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, पानी के रेस्ट में आने का क्या मतलब? पानी के रेस्ट में आने का मतलब कि हो ना हो, जो पानी की विभिन्न परतें हैं, लेयर्स हैं, तो उन लेयर्स के बीच कोई ऐसा फोर्स कार्य कर रहा है जो उनके परतों में होने वाली सापेक्षिक गति को क्या कर रहा है? रोक रहा है, उस गति का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो श्यानता क्या होता है? किसी द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण वो अपने विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव जो अश्यान हो, ठीक है, और असंपीडी हो, ऐसे द्रव जो होते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श द्रव कहलाते हैं ना। तो इसको लिख दीजिए एक लाइन में। तो वे द्रव जो अश्यान और असंपीडी होते हैं, असंपीडी, अश्यान और असंपीडी होते हैं, आदर्श द्रव कहलाते हैं, आदर्श द्रव कहलाते हैं, आदर्श द्रव कहलाते हैं। ठीक, अर्थात जिन द्रवों की संपीडितता तथा श्यानता शून्य होती है,
वे द्रव आदर्श द्रव कहलाते हैं। वे द्रव आदर्श द्रव कहलाते हैं। आदर्श द्रव कहलाते हैं। ठीक। आदर्श द्रव कहलाते हैं। कौन सा द्रव होता है? एग्जाम्पल ऐसा कोई भी नहीं है ना। वास्तव में कोई भी द्रव जो होता है आदर्श द्रव होता ही नहीं है ना। ठीक है, तो बस एक कैटेगरी बना दी जाती है कि इस कैटेगरी को अगर कोई फॉलो करता है तो उसे आदर्श द्रव कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये आगे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो दो वर्ड डिस्कस किए गए हैं उन दोनों वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक है आस्यान और असंपीडी, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, तो जो भी है असंपीडता। या द्रव की स्थिति असंपीड्यता या शून्य संपीड्यता। शून्य संपीड्यता। असंपीड्यता या शून्य संपीड्यता। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ज़ीरो कंप्रेसिबिलिटी। तो द्रव का जो पहला गुण है वो होना चाहिए कि वो असंपीडी होना चाहिए, ज़ीरो कंप्रेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यदि किसी द्रव को दबाने पर, यदि किसी द्रव को दबाने पर, द्रव को दबाने पर ना, दाब या द्रव पर दाब डालने पर, द्रव पर दाब डालने पर उसके आयतन ब्रैकेट में अथवा घनत्व, आयतन अथवा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे द्रव को असंपीडी ना या शून्य संपीडी कहते हैं। असंपीडी या शून्य संपीडित कहते हैं। शून्य संपीड्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देते हैं। तो द्रव जो है, तो इसमें जल को यानी पानी को आदर्श द्रव कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पानी आपका आदर्श द्रव की तरह व्यवहार करता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल, जल को एक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, पर दबाने पर उसके आयतन में कितना आता है? 0.00048 ना का भिन्नात्मक 048 का भिन्नात्मक परिवर्तन आता है। इसका क्या मतलब? यानी कि जल पे हम क्या कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है एक वायुमंडलीय दाब?
1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब जल को P इज़ इक्वल टू 1 ATM एटमॉस्फेरिक इज़ इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब से, ठीक है, दबाया जाता है, तो उसके आयतन में केवल 0.000048 भिन्नात्मक चेंज होता है। मतलब इतना ही आयतन क्या होता है, घटता है, जो कि ना के बराबर है। ठीक है ना, इसीलिए जल को क्या किया जाता है, आदर्श द्रव कंसिडर किया जाता है, जबकि आइडियल कंडीशन नहीं है। अगर आइडियल कंडीशन होता तो 0.00048 ना मिलता, बल्कि 0 ही मिलता, शून्य संपीडी। लेकिन ये शून्य संपीडी नहीं है, लेकिन लगभग शून्य संपीडी है। ठीक है, इसीलिए जल को क्या किया जाता है, आदर्श द्रव कंसिडर किया जाता है। तो एग्जाम्पल मिल गया आदर्श द्रव का, क्या हुआ, जल। ठीक है, जिसकी संपीड़ितता क्या होती है, बहुत कम होती है ना, उसे संपीड़ित किया ही नहीं जा सकता, ना के बराबर किया जा सकता है। तो दूसरा, तो पहली क्वालिटी क्या हो गई, असंपीड़ितता, और दूसरा अश्यानता। दूसरा अश्यानता, अश्यानता यकीन, यानी कि जो जल हो क्या हो, नॉन विस्कस हो। अश्यानता हो गया, डिस्कस करें, चलिए। तो अश्यानता क्या होता है, जैसे कि जैसे आप लोगों को घरों में, हमारे गांव में क्या कहते हैं कि हमारा लड़का सयाना हो गया है। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि लड़का सयाना हो गया, सयान हो गया है, कायदे से कह लो ना। तो जब सयान होने का क्या मतलब, कि जब आप सयान हो जाते हो, बड़े हो जाते हो, तो आपके अंदर कई तरीके के चेंजेस आते हैं। उन्हीं चेंजों में कुछ ऐसे होते हैं कि आप सही गलत का मतलब समझने लगते हो, और गलत का विरोध करने का आपके अंदर गुण उत्पन्न हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का इतना मतलब होता है कि जब आप सयान हो जाते हो, तो आपके अंदर चीज़ों का विरोध करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, ना कि चोरी करने का गुण, कि चॉकलेट चुरा के खा लो, ठीक है, क्योंकि बड़े हो गए हो इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि लड़का सयाना हो गया है। इसी तरीके से देखिएगा, समझिएगा इसको, चीज़ों को। तो पानी जो होता है ना, जल या तो लिक्विड टाइप के जितने भी चीज़ें होते हैं, द्रव। ठीक है, तो द्रव की जो विभिन्न परतें हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज़ करो कि आप लोग जमुना गंगा में नहाने गए ही होगे कहीं ना कहीं, सब लोग। तो जब गंगा नदी में नहाने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अंदर की ओर जाओ, ठीक है, क्योंकि नहाने में जो तैरने की कंडीशंस होती है, तो कई तरीके के डुबकी मार कर नीचे नीचे तैरना, पानी की ऊपरी सतह पे तैरना ना, उल्टे तैरना, तो कई तरीके के तैरने के जो तरीके होते हैं। तो उसी में एक है कि पानी के नीचे ना डुबकी मारकर तैरना। तो जब पानी के नीचे, हालांकि मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो नहीं किया है, क्योंकि मैं एक स्विमर नहीं हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है, ठीक है, लेकिन डुबकी ज़रूर लगा लेते हैं ना, और डुबकी लगाने पर ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप डुबकियाँ लेते हो पानी में ना, और नीचे जाते हो, तो वहाँ पे आपको देखते हो कि एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस होता है। मतलब कि वहाँ पे ऐसा लगता है आपको जैसे पानी रेस्ट पोजीशन पे हो। ऊपर तो पानी बहता है, बहुत तेज़ी से लहरें उठ रही हैं, लेकिन पानी के नीचे जाने पर आप इस तरीके से फील करोगे कि जैसे पानी की लहरों में कुछ वेग में उसके कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पूरे पानी की जो लेयर्स होती हैं, तो पानी में भी हम लोग कई सारी परतें कंसिडर करते हैं। समझिएगा इसे, चट्टान नहीं है कि एक बार एक आपको परतें समझ में आ रही है कि ये दीवार बनी तो इसमें एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, चौथी लेयर साफ साफ समझ में आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन होता ऐसा ही है। तो पानी की विभिन्न जो लेयरें होती हैं, परतें होती हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या हो गया, तल हो गया। ठीक है, तो रिजिड बाउंड्री मत बनाओ, नदी का तल अगर कंसिडर करना है, तो ये क्या हो गया, तल हो गया ना। तो क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, इसको समझने की कोशिश करना। तो ये क्षैतिज तल हो गया। तो जैसे जैसे इस तल से ऊपर पानी की जो परतें हैं, ऊपर उठते जाते हैं हम, तो ये हो गई पानी की पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, और इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, 8वीं 6वीं, कितनी भी अनंत नहीं कंसिडर कर सकते, मान लो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। तो क्या होगा, तो ये देखा जाता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नीचे वाली परत होती है सबसे नीचे, ये लगभग रेस्ट में रहती है, यानी यहाँ पे परत में कोई भी वेग नहीं होता, जल के जो अणु होते हैं वो विरामावस्था में बने रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वेग कितना, शून्य वेग, शून्य वेग। और नीचे वाली परत के अलावा जितनी भी परतें होती है पानी की डिफरेंट लेयर्स हैं, सब में वेग लगातार बढ़ता जाता है। इसका वेग सबसे कम होगा तो इसका वेग थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका वेग और ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से जो पानी की सबसे ऊपरी परत होगी उसमें वेग सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ बाण की निशान क्या बता रही है, वेग के परिमाण को बता रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक है कम है, यहाँ से ज़्यादा, तो वेग मतलब बाण बड़ी है तो परिमाण वेग ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पानी की सबसे ऊपरी परत है उसका वेग सबसे अधिक होता है, जबकि नीचे जाने पर वेग क्या होता है, कम होता जाता है। तो अब इस चीज़ को समझो कि कैसे वेग कम या ज़्यादा हो रहा होगा। एक इस वाले का तो वेग बढ़ रहा है, यानी इस वाले का वेग ज़्यादा है ना, इसको हम V1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको V2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। V या U कंसिडर कर लो, ज़्यादा अच्छा कंपेयर होगा। तो V और U, तो चूँकि ऊपरी वाली जो लेयर है इसका हम लोग नाम दे देते हैं A और इसका लेयर का B, तो ऊपर वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर का वेग बढ़ाना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी, क्यों, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है तो इसके मान को बढ़ाना चाहेगा। जबकि जो नीचे वाली लेयर B है वो A के वेग को कम करना चाहेगी, ठीक है। इसका कम है तो उसको रोकेगी ही ना, अगर आपके पास ज़्यादा रहेगा तब तो आप दूसरों को दान दोगे, ठीक है। आप हेल्प करने लायक हो तब तो आप हेल्प करोगे, नहीं तो वही रास्ते में रुकावट बनोगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो B है ना, तो B वाली परत है वो A वाली परत के वेग को कम करना चाहती है, जबकि A वाली परत इसके वेग को बढ़ाना चाहती है। तो क्या हो रहा है, तो इन परतों के बीच में क्या होती है, सापेक्षिक गति होती है, ठीक है ना। हर एक दूसरे तीसरे परत के बीच में, लेयर के बीच में सापेक्षिक गति होती है, और इस सापेक्षिक गति के कारण ना, सापेक्षिक गति के कारण ये एक दूसरे के एक तरीके से कह सकते हैं कि वेग का विरोध भी कर रहे हैं ना। तो इस सापेक्षिक गति के कारण इनके बीच, इन परतों के बीच एक स्पर्श रेखी घर्षण बल कार्य करने लगता है, ठीक है ना, जो इनकी सापेक्षिक गति के कारण ही उत्पन्न भी होता है। और वो स्पर्श रेखी क्या करता है, इनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ठीक है। विरोध करता है तो धीरे धीरे क्या करता है, विरोध करते 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 फाइनली जो होता है जल रेस्ट में आ जाता है। इसी तरीके से कितनी भी बड़ी नदी हो, अगर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, हवा ना चल रही हो, तूफान ना उठ रहा हो, तो नदी क्या कहती है, हमेशा शांत रहती है, ठीक है, कोई पत्थर ना मारे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो द्रव की विभिन्न परतों के ना, तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच में क्या होती है, सापेक्षिक गति होती है। और इस सापेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो गुण होता है, ठीक है, हर एक द्रव का, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो जब आप बड़े हो जाते हो आपके अंदर श्यानता आ जाती है, आप चीज़ों का विरोध करना स्टार्ट कर देते हो, आपको तो यही नहीं समझ में आता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो ना, तो इस तरीके से क्या होता है, तो अर्थात इसका अशांता का मतलब, अशांता का मतलब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। पानी की मोटाई ये कैसे बताओगी, ठीक है, अशांता नॉन विस्कस। तो वहाँ पे पानी की मोटाई नहीं, अभी हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ पानी के बारे में देखेंगे। अशांता यानी कि द्रव की, जब द्रव की विभिन्न परतों के बीच सापेक्षिक गति हो तो इन परतों के बीच या इनके बीच कार्य करने वाला स्पर्श रेखीय घर्षण बल शून्य हो, घर्षण बल क्या हो, शून्य हो। तो आश्यान होने का ये मतलब है, नोट कर लीजिए।
शून्य संपीड़ितता और शून्य श्यानता। चलिए देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो, स्ट्रीम्ड या स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये क्या होता है? धारा रेखी प्रवाह ना। आप लोगों ने बहुत सारे कोचिंगों के एडवर्टाइज देखे होंगे कि धारा रेखी प्रवाह में अंग्रेजी ना बोलिए, ठीक है, इंग्लिश स्पीक कीजिए, देखते हो ना बिना रुके। तो वो सब हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देखना है कि धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, द्रवों में पाया जाने वाला एक गुण है। डिस्कस करें। चलिए, तो आप लोग सभी लोग क्या हो, गांव से बिलोंग करने वाले हो। तो गांव में जब पानी वानी खेत में लगा रहता है तो वहाँ पर देख कर बाकायदे, तो अगर बाकी कामों से मोबाइल से फुर्सत हो तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो क्या, कि जब पानी किसी नाली में बह रहा होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर जी क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा बच नहीं रहा है जो हम लोग के लायक ना हो ना। तो फिजिक्स में ऐसा ही होता है। चलो ध्यान दो। तो सपोज करो कि ये नाली है ना, मेड़ बनाए रहते हैं हम लोग गांव में, तो मेड़ से पानी जा रहा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब इसमें पानी बह रहा होता है तो किस प्रकार से, इस प्रकार से पत्थर भी रहेगा। पत्थर कहाँ रहता है? उसमें घास वगैरह। चलो पत्थर, साफ पानी दिख रहा है कि ज़्यादा? हाँ एकदम साफ पानी, ठीक है। ये क्या है? ये देखो, ठीक है। तो ये है पानी, यानी कि इसमें है। अब इसमें हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है इस प्रकार से, बिंदु ए, ठीक है। अगर अब क्या होता है कि यहाँ पर जाने वाले जो पानी के कण हैं, बात मत कीजिए, चुप रहिए, ठीक है। तो अगर पानी का कण, जितने भी कण हैं सभी एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई द्रव प्रवाहित तो हो रहा होता है, तो अगर उस स्थिति में द्रव के सभी कण किसी एक ही बिंदु का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे कि इधर वाले जितने कण हैं सब क्या करेंगे, सब एक ही बिंदु का अनुसरण करेंगे, सब के सब बिंदु ए से होकर आगे जा रहे हैं। ये जितने भी इधर गए सब बिंदु ए से होकर फिर आगे गए ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी कण आएंगे, अगर सब क्या कर रहे हैं, बिंदु ए से होकर आगे जा रहे हैं इस तरीके से ना, एक निश्चित डायरेक्शन में, तो द्रव के इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह, जिसमें द्रव के सभी कण क्या करते हैं, एक निश्चित एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, ठीक है ना। तो धारा रेखी प्रवाह की डिफिनेशन यही है कि क्या करेंगे, जैसे ये अगर ये दूसरा कोई यहाँ पर बिंदु कंसीडर करो, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सब बना दो। तो ऐसे प्रवाह को क्या कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अभी तो ये धारा रेखी प्रवाह हो रहा है। अच्छा, ये कैसे भी हो सकता है, अगर आप इस प्रकार से बनाए हो, ठीक है, और सोचो कि अगर इसे हम मोड़ दें तो धारा रेखी प्रवाह नहीं रह जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहेंगे हम लोग, धारा रेखी प्रवाह। जैसे आप सोचो कि अगर हम लोग नली को क्या कहते हैं, इस तरीके से बेंड कर दें, नली को इस प्रकार से बेंड कर दें, तो हो सकता है इसमें धारा रेखी प्रवाह ना हो, नहीं होगा धारा रेखी, स्लो, पहले सुनो आप लोग ना। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी अगर पानी के कण किसी एक निश्चित डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो इनमें धारा रेखी प्रवाह जो है वो बना रहेगा। उनके वेग से मतलब नहीं है, हमें क्या करना है कि एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एक बिंदु को अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है, ठीक है।
विकास, चॉकलेट का फ्लेवर क्या था? विकास हमें पूरा विश्वास है, तुम हमको गलत कहाँ समझ रहे हो? हाँ? नहीं, शायद जो दिया हो वही ले ले। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि लड़कियां पहले जाती हैं, लड़के बाद में जाते हैं, ठीक है? और पढ़ लिखल गए थे। हाँ, कल और पहले गए थे, कल आशीष सर भेज दिए थे। आशीष सर तो नहीं ले लिए थे। नहीं, आशीष सर नहीं लेंगे, हमको विकास पे पूरा विश्वास है। इतना तो सुनने में भी नहीं होगा लगा। हाँ, ठीक है, देखिएगा ना। तो धारा रेखी प्रवाह लिख दीजिए थोड़ा सा। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, इस प्रकार प्रवाहित होता है कि नली में, नली कर दो, ठीक है, में प्रवाहित होने वाले जल के प्रत्येक कण या जल के प्रत्येक अणु एक ही बिंदु का अनुसरण करते हैं, बिंदु का अनुसरण करते हैं, तो जल के इस प्रकार के प्रवाह को, इस प्रकार के या द्रव के इस प्रकार के प्रवाह को, द्रव के इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, ठीक ना? तथा इस प्रकार जल द्वारा या द्रव द्वारा बनी नली को धारा रेखी नलिका या नली कहते हैं, रेखीय नली कहते हैं, नली कहते हैं। बनी रेखा को लिखो, रेखा को धारा रेखी नली कहते हैं, ठीक है? हो गया, फिगर बना दीजिएगा। किस तरीके से हमने बताया है, और इस वाले को कैसे समझेंगे हम लोग? इस तरीके से सपोज करते हैं कोई यहाँ पे बिंदु ए है, तो बिंदु ए से जितने भी यहाँ पे बिंदु ए, पॉइंट ए, तो यहाँ से होकर जितने भी पानी के अणु पास करेंगे सबका वेग क्या होगा? v1। फिर यहाँ से आने के बाद ये कण कहाँ का है? बिंदु, सब बनाने हैं, बिंदु बी पे पहुँचे तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा? v2, और यहाँ पे वेग v3। तो हर एक बिंदु पर वेग क्या है इस बात से हमें नहीं मतलब है, हमसे बस इतने मतलब है कि जितने भी अणु हैं सब ए पर गए, ए पर जाने के बाद बी पर गए, बी पर जाने के बाद सारे अणु सी पर गए, सारे अणु एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं कि नहीं, हमें बस इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है? नोट कर लीजिए। बड़ा भद्दा आ रहा है, हाँ गलत जगह लॉक कर दिया ना सर। बड़ा भद्दा आ रहा है यार। नाली है ना, सब खराब हो गया ना। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए। प्रक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि जब जल का प्रवाह एक निश्चित डायरेक्शन में, एक रेखा में ना होकर
क्या हो, जिग जैग हो, इधर उधर हो, हर निश्चित डायरेक्शन में हो, ठीक है, जिग जैग हो। तो इस प्रकार से इस कंडीशन में उसके प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो जब जल इस प्रकार से प्रवाहित होता है, इस प्रकार से प्रवाहित होता है, ये जल की बात नहीं है, द्रव ले लीजिए। जब कोई द्रव इस प्रकार से प्रवाहित हो है कि इसका कि इसके वेग का मान, इसके वेग का मान एक निश्चित मान से कम हो, एक निश्चित मान से कम हो, तो द्रव के इस प्रवाह को क्या कहते हैं, प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। धारा रेखी, रुके रहिएगा अभी, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। जल का वेग इससे अधिक होने पर, जल का वेग इस निश्चित मान से अधिक होने पर, इस निश्चित मान से अधिक होने पर, निश्चित मान से अधिक होने पर, अधिक होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव के अणु एक सीधी रेखा में, के अणु एक सीधी रेखा में ना प्रवाहित होकर, रेखा में ना प्रवाहित होकर क्या करते हैं, इधर उधर ना टेढ़ी मेढ़ी क्या होते हैं, जिग जैग रेखा में प्रवाहित होने लगते हैं, होने लगते हैं। इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोला जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह को प्रक्षुब्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग के पास ना, फिर से हम लोग कोई नाली ले लेते हैं, नली इस प्रकार से, और इसमें अब जो जल के अणु हैं ना, फिर से बना दीजिए आप, फिगर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब अणु, हाँ क्या नहीं है, अभी बनाए कहाँ है, पहले रुको, तो धाराएं तो टेढ़ी मेढ़ी उठेगी, जल नहीं टेढ़ी मेढ़ी जाता तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो अब इसमें जो धाराएं उठेंगी वो क्या करेंगी, एक ही रेखा में ना होकर क्या करेंगी, इस प्रकार से जिग जैग ना, ऐसे ऐसे धाराएं उठेंगी। देखते हो ना नदियों में चकोर देखते हो ना, तो बस हाँ वही है, ये चारों तरफ से लहरें उठती हैं तो उसको चकोर बोला जाता है, ठीक है। और फिर आगे चलकर ये चक्रवात में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये जल के अणु है, ध्यान दीजिएगा, हवा का डायरेक्शन नहीं है, ठीक, जल के अणु है। तो जल के अणु इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं, जिग जैग ना, कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक, यानी कि प्रक्षुब्ध प्रवाह बना लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कहीं आग जलती देख रहे हो तो आग में धुआं क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाता है, हर डायरेक्शन में फैला रहता है, ठीक है ना। तो जलती हुई आग से उठने वाला धुआं, जलती हुई आग से
उठने वाला धुआं, उठने वाला धुआं। अब ये मत सोचना कि धुआं तो लिक्विड नहीं है, लिक्विड नहीं है तो क्या हुआ, तरल तो है ना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, नदी में उठने वाली लहर, देखते हो ना उसको क्या घूम कर पूरा ना, समुद्र में तो और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, तो सागरों महासागरों में उठने वाली लहरें, सागरों महासागरों में उठने वाली लहरें, उठने वाली लहरें, बवंडर, ये सब क्या है, टर्बुलेंट फ्लो यानी कि प्रक्षुब्ध प्रवाह के एग्जाम्पल्स हैं।